नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कुणाल तिवारी, निदेशक तिवारी क्लासेज, आप सभी का अपने YouTube चैनल इंजीनियर कुणाल तिवारी क्लासेज अलवर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी पदार्थों के गुण, और पदार्थों का पहला गुण हमने पढ़ लिया था अवस्था परिवर्तन। उससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम आते उनकी भी हमने चर्चा कर ली थी, और पानी को भी हमने विस्तृत रूप से पढ़ लिया था। आज हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे पदार्थों का सेकंड गुण, और वो होगा ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। तो दोस्तों, पदार्थों का दूसरा गुण हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। तो देखो, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन क्या कहता है, तो थोड़ा इसमें आप ध्यान से सुनेंगे। देखो, यदि किसी ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म करें तो नेचुरल प्रोसेस है, वो द्रव में बदलेगा, और द्रव को अगर हम और अधिक गर्म करेंगे तो गैस में बदलेगा, और गैस को यदि आप और अधिक गर्म करोगे तो प्लाज्मा में बदलेगा। लेकिन यहीं तक ही रहने दो। ठोस को गर्म करोगे द्रव में बदलेगा, द्रव को गर्म करोगे गैस में, गैस को ठंडा करोगे द्रव में, द्रव को ठंडा करोगे ठोस में। तो पदार्थों का ये गुण तो कहलाता है अवस्था परिवर्तन। लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जब आप उन्हें गर्म करते हो तो ठोस से सीधे गैस में चले जाते हैं, और ठंडा करने पर गैस से सीधे ठोस में आ जाते हैं। पदार्थों के इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इन पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत? प्रकृति कुछ ऐसे पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस में चले जाते हैं, और ठंडा करने पर गैस से सीधे ठोस में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एक बार रीड लेवल टू साइंस में तो पूछ लेता कि वे पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में चले जाते हैं तथा ठंडा करने पर गैस से सीधे ठोस में आते हैं कहलाते हैं। तो इससे पहले वाले रीड में लेवल टू साइंस में तो क्या कहलाते बोलो भैया? ऊर्ध्वपातित पदार्थ, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आगे चल के सुनो, अगर हम उदाहरणों की बात करें तो उदाहरणों में आपका जाना पहचाना सुना हुआ नाम है नौसादर। ये एक नौसादर होता है, सभी जानते हो। नौसादर जिसे अपन रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम की बाद में चर्चा करते रहेंगे, ज्यादा टेंशन मत लेना। अब इतना याद रखना, नौसादर तो व्यापारिक नाम हो गया, रासायनिक नाम होगा अमोनियम क्लोराइड, और इसे इंग्लिश में लिखते हैं NH4Cl। तो ये जो नौसादर होता है अमोनियम क्लोराइड, इसमें भैया ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। हमारे पास दूसरा एग्जांपल है कपूर। आपका जाना पहचाना सुना हुआ नाम कपूर। जो कपूर होता है, इसको जब आप गर्म करते हो तो ये ठोस से सीधा गैस में जाता है, और जब कपूर को ठंडा करते हो तो गैस से सीधा ठोस में आ जाता है। इसलिए कपूर में भी ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। इसके अलावा अगला पदार्थ है हमारे पास नेफ्थलीन या नेफ्था। नेफ्थलीन या नेफ्था एक पदार्थ होता है। इस नेफ्थलीन या नेफ्था में भी ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। एक हमारे पास दोस्तों एक धातु होती है नॉन मेटल आयोडीन। आपने नाम सुना होगा आयोडीन, चिंता मत करो, आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। आयोडीन एक ऐसी धातु होती है जिसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। हम मुख्य रूप से 5 धातुएं पढ़ेंगे। हेलोजन परिवार के जब सदस्य पढ़ेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन पढ़ेंगे। तो उसमें एक धातु पढ़ेंगे आयोडीन, जिसमें धातुओं की तरह चमक पाई जाती है। इसी कमी से गलगंड या घेंगा नामक रोग हो जाता है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद रखो कि आयोडीन में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आगे चल के हम उदाहरण की बात करें तो हमारे पास अगला एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसमें भी ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ये जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसको जब आप गर्म करोगे तो ठोस से सीधी गैस में जाएगी, और जब आप इसको ठंडा करोगे तो गैस से सीधी ठोस में आ जाएगी। इसलिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऊर्ध्वपातन गुण पाया जाता है। लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो दोस्तों? शुष्क बर्फ कहते हैं।
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो याद रखना दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसको इंपॉर्टेंट डाल लेना लिखते टाइम। आरएस प्री 2012 में पूछा गया था और एसएससी सीजन 2015 में पूछा गया कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। थोड़ा इसको इंपॉर्टेंट डाल लेना। इसमें भी ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। इसके अलावा बेंजोइक अम्ल होता है, उसमें भी ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। तो सिंपल सी कहानी थी ऊर्ध्वपातन के बारे में। अब पदार्थ का तीसरा गुण हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पदार्थ का तीसरा गुण पढ़ेंगे दोस्तों हम प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी पदार्थों का तीसरा गुण है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता या इलास्टिक से बना इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। तो दोस्तों ध्यान से सुनना। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जो उसके अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। जिस बल से विरोध करता है उस बल को प्रत्यास्थ बल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो भैया? प्रत्यास्थ बल कहते हैं। जैसे प्रत्यास्थता क्या होती है? प्रत्यास्थता ठोस, द्रव और गैस तीनों का ही गुण होता है। प्रत्यास्थता में होता क्या है? जैसे हमने रबर लिया, लेटेक्स रबर, और उस रबर को आपने ऐसे खींचा, चरम सीमा तक खींचा, ज्यादा मत खींचो नहीं तो टूट जाएगा। तो आपने चरम सीमा तक खींच लिया, फिर आपने उस रबर को छोड़ दिया। जैसे ही आपने रबर को छोड़ा तो वापस रबर ऊपरी उसी अवस्था में आ गया। तो पदार्थ का ये जो गुण है ये प्रत्यास्थता कहलाता है। कि प्रत्यास्थता क्या है? प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जो उसका अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाए और बाह्य बल लगाने से उसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाए, और यदि बल को हटा लिया जाए तो पदार्थ पुनः पूर्व अवस्था में आ जाता है। पदार्थ का यही गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। लेकिन दोस्तों याद रखना, अलग अलग पदार्थों की प्रत्यास्थता का मान अलग अलग होता है। ऐसा कहा जाता है इस दुनिया में कोई भी वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है, फिर भी वायु यानी एयर या हवा को लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ माना जाता है। इसके अलावा क्वार्टर्स होता है, मिश्र धातु होते हैं क्वार्टर, जो स्टील और कार्बन से अपन मिलकर के बनाते हैं, बताएंगे आगे, उसमें भी उसे भी पूर्ण प्रत्यास्थ माना गया है। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग पदार्थों की प्रत्यास्थता का मान अलग अलग होता है। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रबर लिया हमने, लेटेक्स, मान 1 मीटर का रबर था। 1 मीटर वाले रबर को हमने खींचा खींचा खींचा, पूरी ताकत लगा के खींच दिया, ज्यादा मत खींचो टूट जाएगा। फिर आपने छोड़ा तो वापस रबर छोटा हो गया। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो रबर को आपने खींचने के बाद छोड़ा तो वो 1 मीटर का ही रहेगा या 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा होगा या 1 मीटर से कम होगा? बताओ। 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा होगा। तो क्या ये पूर्ण प्रत्यास्थ हुआ? क्या नहीं। वेरी गुड, पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं होगा। तो जो रबर है इसमें प्रत्यास्थता गुण तो पाया जाता है, लेकिन रबर पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है। तो प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। जिस बल से विरोध करते उसे प्रत्यास्थ बल कहा जाता है। अलग अलग पदार्थों की प्रत्यास्थता का मान अलग अलग होता है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो वही क्वेश्चन कैसा आता है? तो देखो प्रत्यास्थता का क्वेश्चन किस तरीके से आता है। क्वेश्चन जो आज तक एक पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो इसे 4 ऑप्शन मिल जाता है, ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन आपको ऐसे मिलेगा, जैसे आपको मिल गया रबर, लोहा, इस्पात या स्टील, और यहां मान लीजिए स्प्रिंग। ये मिलता है 4 ऑप्शन। तो दोस्तों याद रखना, सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। इन 4 ऑप्शन में बच्चे जाते लगाते रबर को, भाई रबर बार में खींच लेते, कर लेते, मोड़ लेते, बढ़ लेते। नो, सबसे अधिक प्रत्यास्थता गुण में से पाया जाता है इस्पात या स्टील में पाया जाता है।
तो ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी भी आज तक अगर प्रत्यास्था कोई सवाल आया है एग्जाम में तो हर बार वो यही आता है कॉम्पिटिशन में। ये तो प्रत्यास्था बड़ा टॉपिक है, बाद में कभी डिटेल में हम चर्चा और कर लेंगे, लेकिन हम ये सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, थोड़ा इतना पढ़ें जो हमारे काम का है। तो प्रत्यास्था का जो गुण है सबसे अधिक इस्पात या स्टील में पाया जाता है इन ऑप्शनों में से। अगर इसमें ऑप्शन में क्वार्टर्स होगा तो याद रखना दोस्तों, क्वार्टर्स में प्रत्यास्था का गुण इस्पात या स्टील से भी ज्यादा पाया जाता है, लेकिन सामान्य के ऑप्शन में कम मिलता है। तो कोई दिक्कत बोले प्रत्यास्था में, तो सबसे अधिक अगर प्रत्यास्था की बात करें हम यहाँ क्वार्टर्स में, क्वार्टर्स के बाद अगर हम बात करें तो इस्पात या स्टील में, इस्पात या स्टील के बाद अगर हम बात करें तो स्प्रिंग में, स्प्रिंग के बाद अगर हम बात करें तो प्रत्यास्था का जो मान है वो रबर में मिलेगा, लैटेक्स में मिलेगा। लेकिन जो क्वेश्चन आता है सबसे अधिक प्रत्यास्था गुण पाया जाता है इस्पात या स्टील में। अगर इस्पात या स्टील नहीं मिला तो क्वार्टर्स में, और ये भी दोनों नहीं मिला था फिर वायु में, तो वायु को पूर्ण प्रत्यास्थ माना जाता है। तो ये सिंपल से थोड़ी सी जानकारी थी प्रत्यास्था के बारे में। आगे देखो दोस्तों, आगे चल के अगर हम बात करें, हालांकि और अपन इसको दोबारा प्रत्यास्थ बल की चर्चा जब फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो भौतिक विज्ञान की और डिटेल से चर्चा कर लेंगे, तो ज्यादा ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। अगला नेक्स्ट 4.0 चौथा या 4 पदार्थ का हम चौथा गुण पढ़ेंगे, बड़ा ही सिंपल सारी इंपॉर्टेंट, श्यानता। श्यानता यानी बोलते हैं विस्कोसिटी, श्यानता या विस्कोसिटी। पहली बात तो दोस्तों याद रखना, श्यानता द्रव का वह गुण है जो उसके बहने का विरोध करती है। बहने का क्या करती है बोलो, विरोध करती है। जिस बल से विरोध करती है उस बल को श्यान बल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो भैया, श्यान बल कहते हैं। तो श्यानता द्रव का वह गुण है जो उसका बहने का विरोध करती है, जिस बल से विरोध करती है उसे श्यान बल कहते हैं। श्यानता का मान अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, और श्यानता का मान पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे अगर हम बात करें श्यानता के मान की, चिकने माध्यम में, चिकने माध्यम में श्यानता का मान, चिकने माध्यम में श्यानता का मान सबसे अधिक होता है, जबकि खुरदरे माध्यम में, चिकने माध्यम में श्यानता का मान सबसे कम होता है, जबकि खुरदरे माध्यम में श्यानता का मान सबसे अधिक होता है। चिकने माध्यम में जो द्रव है वो तेज गति से बहेगा, और खुरदरे या रफ माध्यम में जो द्रव है वो धीरे धीरे बहेगा। क्या बहेगा बोलो भैया, धीरे धीरे बहेगा। तो आपको ये विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि चिकने माध्यम में श्यानता का मान सबसे कम होता है, जबकि खुरदरे माध्यम में श्यानता का मान, क्या होता है बोलो भैया, खुरदरे माध्यम में श्यानता का मान सबसे अधिक होता है। तो श्यानता का जो मान होता है वो माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे अधिक जो श्यानता का जो मान होता है, सबसे अधिक जो श्यानता का मान होता है वो होता है सीसा। सबसे अधिक जो श्यानता का मान होता है सीसा में। ये जो सीसा होता है, इसके बाद जो श्यानता का मान होता है शहद में। शहद के बाद जो श्यानता का मान की अगर हम बात करें तो फिर पारा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पानी है, ऐसे हो गया। लेकिन दिमाग में सर जो सीसा होता है, ये जो कांच होता है, ये जो सीसा होता है या ये जो कांच होता है, ये तो ठोस अवस्था में होता है। नहीं, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन आया था सीसा है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा ऑप्शन पर। पहला ऑप्शन था ठोस, दूसरा ऑप्शन था द्रव, और तीसरा ऑप्शन था गैस, और चौथा ऑप्शन था अति शीतित द्रव, अति शीतित द्रव। तो याद रखना दोस्तों, जो ये सीसा था, ये जो सीसा है वो ना तो ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है, ये अति शीतित द्रव है, सुपर कोल्डेड लिक्विड है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो सीसा एक द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये अति शीतित द्रव होता है, सुपर कोल्डेड लिक्विड होता है। कौन? सीसा। तो सबसे अधिक श्यानता का मान पाया जाता है सीसा में, लेकिन ये सीसा सामान्य ऑप्शन में ही नहीं मिलता। क्वेश्चन आता है निम्न में से सबसे अधिक श्यानता का मान पाया जाता है, निम्न में सबसे अधिक श्यानता का मान पाया जाता है। 4 ऑप्शन मिलते हैं एग्जाम में एबीसीडी। पहला आपको मिलता है पारा, दूसरा मिलता है पानी, तीसरा मान लीजिए आपको मिलेगा ग्लिसरीन,
और चौथा आपको मिल गया शहद या हनी। तो दोस्तों याद रखना, सबसे अधिक शांत या विस्कोसिटी का मान होता है वो किसमें होता है बोलो? शहद या हनी में पाया जाता है। को देखकर ध्यान रख। तो हमारे यहां से 2 क्वेश्चन एग्जाम के लिए बने केवल, जो आज तक पेपर में आए। पहला क्वेश्चन तो ये आया है, कांच है, कांच यानी शीशा है, ऑप्शन मिलेगा ठोस, द्रव या गैस या अतिशीतित द्रव। तो सही आंसर आएगा अतिशीतित द्रव, सुपर कोल्डेड लिक्विड। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, सबसे अधिक सांद्रता का मान पाया जाता है। 4 ऑप्शन मिलते हैं, पानी, तेल, पारा और शहद। तो क्या होगा बोलो भैया? शहद। और अगर क्वेश्चन ये आता है सबसे अधिक सांद्रता का गुण होता है, ऑप्शन में अगर दे रखा है शीशा या कांच, तो सही आंसर आएगा शीशा या कांच में पाया जाता है। अब हम आगे चल के चर्चा करते हैं इसमें। ये हमारा एक सांद्रता पदार्थों गुण हो गया। आगे चल के अगर हम बात करेंगे पदार्थों के अगले गुण की, तो पदार्थों के जो अगले गुण हैं उसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट गुणों की चर्चा करने जा रहे हैं। अगला गुण है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता डायरेक्ट रीड में दे रखा है। तो आघात वर्धनीयता क्या कहता है? यदि किसी धातु को पीटा जाए और पीटने के बाद अगर वो चद्दर का रूप धारण कर ले, तो धातुओं का यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। जैसे कोई आपने धातु ली, धातु को आपने पीटा फूटा और चद्दर बन गई, प्लेन चद्दर बन गई, तो धातुओं का यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। आघात का मतलब होता है चोट मारना, वर्धनीयता का मतलब होता है बढ़ जाना। तो याद रखना दोस्तों, सबसे अधिक, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु, आघात वर्धनीय धातु दोस्तों क्या होती है? सोना होती है। सोना, सोना यानी Au और सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु होती है सोना यानी गोल्ड यानी कि Au। दूसरी अगर हम बात करें, सेकंड बात कि सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन होती है बोलो? सोना होती है। सोने के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास तांबा है, चांदी है, लोहा है, और भी धातु हैं जिनमें आघात वर्धनीयता गुण पाया जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखना, सबसे अधिक आघात वर्धनीय का गुण किसमें पाया जाता है बोलो? सोना में पाया जाता है। एक बात और याद रखना, सामान्यतः, सामान्यतः सभी धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। सामान्यतः लगा तो इसका मतलब कोई ना कोई अपवाद होगा, अपवाद है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। एक धातु होती है मैग्नीज, जिसमें आघात वर्धनीयता गुण नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन बता दें कैसा रीडर में पूछा जा चुका है लेवल फर्स्ट में यहां से। अब आप दूसरी बात याद रखना, दूसरा गुण है धातुओं का, दूसरा जो धातुओं का गुण है वह है तन्यता। तन्यता यानी कि डक्टाइल। तन्यता डक्टाइल क्या कहता है कि यदि किसी धातु को पीटा जाए और पीटने के बाद वो तार का रूप धारण कर ले, तो धातुओं का एक गुण तन्यता कहलाता है। सामान्यतः सभी धातुएं तन्य होती हैं। सामान्यतः सभी धातुएं क्या होती है बोलो भैया? तन्य होती हैं। सामान्यतः सभी धातुएं तन्य होती हैं। कोई दिक्कत बोलो? सामान्यतः वर्ड लग जाता है तो आप समझना कि ये कोई ना कोई अपवाद है, कोई ना कोई क्या बोलो भैया? अपवाद है। तो सामान्यतः सभी धातुएं क्या होती हैं बोलो भैया? तन्य होती हैं। सबसे अधिक तन्यता का जो गुण है वो भी सोना में पाया जाता है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु भी सोना, और सबसे अधिक तन्य धातु भी कौन है बोलो भैया? सोना है। ऐसा कहा जाता है कि 1 ग्राम सोने से लगभग 1 ग्राम सोने से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सबसे अधिक जो तन्य धातु होती है वो होती है कौन बोलो? सोना होती है। क्या होती है बोलो भैया? सोना होती है। सबसे अधिक तन्यता का जो गुण पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है बोलो भैया? सोना या Au में पाया जाता है। कोई दिक्कत है? तो आगे चलकर देखो, क्वेश्चन जो पूछा गया था कि धातुएं होती हैं, धातुएं होती हैं, तो ऐसा ऑप्शन रखा था ए, सभी धातुएं आघात वर्धनीय होती है, आघात वर्धनीय होती है। दूसरा तरीका था सभी धातुएं तन्य होती हैं, तन्य होती हैं। तीसरा था सभी धातुएं
भंगुर होती हैं, सभी धातु क्या होती है बोलो भैया, भंगुर होती हैं। चौथा था सामान्यतः, सामान्यतः सभी धातुएं तन्य होती हैं। तो देखो दोस्तों, एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि एक ऑप्शन तो हमारे पास सभी धातु आघात वर्तनी होती है, गलत। दूसरा सभी धातु तन्य होती है, गलत। सभी धातु भंगुर होती है, गलत। सामान्यतः सभी धातु तन्य होती है, ये बात सही है। सामान्यतः सभी धातु तन्य होती है, सभी धातु तन्य नहीं होती, सामान्यतः सभी धातु तन्य होती है। क्योंकि अपवाद है हमारे पास मैग्नीज Mn, क्योंकि Mn जो मैग्नीज होता है इसमें भंगुरता गुण पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था यहां से कि तन्यता गुण होता है धातुओं का होता है, ठीक है, लेकिन सभी धातु तन्य नहीं होती। सामान्य सभी धातु क्या होती है बोलो भैया, तन्य होती है। अब पदार्थों का जो अगला गुण है, अगला जो गुण है पदार्थों का या धातु है भंगुरता। क्या नाम बोलो भैया, भंगुरता। अगर हम भंगुरता या ब्रिटलनेस की बात करें, भंगुरता या ब्रिटलनेस की अगर अपन बात करें, तो भंगुरता के बारे में कहा जाता है कि यदि किसी धातु को पीटा जाए और पीटने के बाद अगर वो बिखर जाए, क्या हो जाए बोलो भैया, यदि किसी धातु को पीटा जाए, पीटने के बाद अगर वो बिखर जाए, तो धातुओं का यह गुण भंगुरता कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो भैया, भंगुरता कहलाता है। जैसे अगर अपन बात करें मैग्नीज की, एक धातु होती है मैग्नीज, जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं Mn से, ये धातु है, मेटल है धातु। तो धातु की अगर अपन बात करें इसकी, अगर आप इस जो मैग्नीज धातु को आप पीटोगे, कूटोगे, तो ये धातु बिखर जाएगी, इसके टुकड़े 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 हो जाएंगे, ना तो इसका तार बनेगा ना इसकी चद्र बनेगी, इसलिए ये भंगुर कहलाती है। क्या कहते बोलो, भंगुर। तो अपवाद हो गया। क्वेश्चन आता है निम्न में से भंगुरता का गुण पाया जाता है सोना, चांदी, लोहा, मैग्नीज। तो भंगुरता का गुण किसमें पाया जाता है बोलो भैया, मैग्नीज या Mn में पाया जाता है। धातु को दिक्कत इसमें, तो ये धातु के गुण का भंगुरता या ब्रिटलनेस। तो तीन गुण हुए हमारे पास धातुओं के। पहला गुण हुआ आघात वर्धनीयता, दूसरा हुआ तन्यता, तीसरा हुआ भंगुरता। तो आघात वर्धनीयता क्या कहता है कि यदि किसी धातु को पीटा जाए, पीटने के बाद अगर वो बिखर जाए, तो धातुओं का एक गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। सामान्यतः सभी धातु आघात वर्धनीय होती हैं। सबसे अधिक आघात वर्धनीयता का गुण सोना में पाया जाता है। दूसरा है तन्यता, यदि किसी धातु को पीटा जाए, पीटने के बाद अगर वो तार का रूप धारण कर ले, तो धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है बोलो, तन्यता। सामान्यतः सभी धातुएं क्या होती है बोलो, तन्य होती हैं। सबसे अधिक तन्यता का गुण सोना में पाया जाता है। सोने के अलावा फिर तांबा है, चांदी है, लोहा है, लेकिन सबसे अधिक जो तन्य धातु कौन है बोलो भैया, सोना है। तीसरा जो गुण हमने पढ़ा धातु को पढ़ा भंगुरता, यदि किसी धातु को पीटा जाए और पीटने के बाद अगर वो बिखर जाए, तो धातु का यह गुण क्या कहलाता है बोलो भैया, भंगुरता कहलाता है। और भंगुरता का जो उदाहरण है वो क्या कहलाता है बोलो भैया, जैसे मैग्नीज या Mn है। क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न में से धातुएं होती हैं, सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी धातु आघातवर्धनीय होती हैं। सामान्यतः सभी धातुएं तन्य होती हैं, ये ज्यादा सही है। सामान्य अपवाद आ जाता है कौन, मैग्नीज। तो ये पदार्थों हमारे कुछ धातु के गुण है। इनके अलावा अगर अपन बात करें आगे, तो हमारे पास तीन और मेजर गुण रह गए पदार्थों के। अगला गुण होता है रंग या कलर। कलर भी पदार्थों गुण होता है, अलग अलग पदार्थों के रंग अलग अलग होते हैं। पदार्थों के जो रंग का जो निर्धारण है, पदार्थों के जो रंग का निर्धारण है वो कौन करता है बोलो, पदार्थों के जो रंग का निर्धारण है वो तरंग दैर्ध्य करती है। तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव लेंथ करती है। वेव लेंथ या तरंग दैर्ध्य पदार्थों के रंग का निर्धारण करती है। अलग अलग पदार्थों का रंग अलग अलग होता है, उसको हम आगे बताएंगे। तरंग दैर्ध्य छोटी दूरी को रिप्रेजेंट करता है, इसका मात्रक एंगस्ट्रम होता है। जैसे प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य का मान 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम होता है। 4000 एंगस्ट्रम वाली जो तरंगें होती हैं वो बैंगनी रंग की होती हैं। 8000 के आसपास वाली जो तरंगें होती हैं वो लाल रंग की होती हैं। तो पदार्थ के रंग का निर्धारण कौन करती है बोलो, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ करती है। इसके अलावा हमारे पास पदार्थों के जो अगले गुण हैं वो एक, चलो तो आगे हम बात करते हैं पदार्थ का अगला गुण, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन, इसको समझने के लिए अपन एक बार दोबारा फिर चर्चा करते हैं सहसंजक बल और आसंजक बल की। हालांकि पहले मैं थोड़ी थोड़ी पढ़ लिए थे, पर दोबारा फिर समझा देता हूं। देखो, अगर हमको पृष्ठ तनाव को समझना है
तो हमें पढ़ना होगा एक तो सहसंजक बल और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आसंजक बल। सहसंजक बल और आसंजक बल। तो देखो ये जो सहसंजक बल है इसकी अगर बात करें तो मैंने अभी बताया था एक ही प्रकार के अणुओं और परमाणुओं के मध्य लगने वाला बल सहसंजक बल कहलाता है। जैसे पानी और पानी के अणुओं के मध्य लगने वाला बल सहसंजक बल, जैसे बाल और बालों के बीच लगने वाला बल सहसंजक बल। अगला होता है आसंजक बल। अलग अलग प्रकार के अणुओं और परमाणुओं के मध्य लगने वाला बल आसंजक बल कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि पानी और कांच के बीच जो बल लग रहा है, पानी के अणु और कांच के अणु के मध्य जो बल लग रहा है वो आसंजक बल हो गया। सहसंजक बल हो या आसंजक बल हो, इन बल की जो प्रकृति होती है वो आकर्षण टाइप की होती है। यानी सहसंजक जो बल है वो एक प्रकार का अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फोर्स होता है, जिसकी हमने चर्चा पुराने वीडियो में कर ली थी। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें आगे समझने की कि जैसे मान लीजिए ये हमारे कांच है, कांच और इसमें आपने पानी डाल दिया, तो अगर कांच और पानी के अणुओं के मध्य लगने वाले आसंजक बल का मान पानी और पानी के अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंजक बल के मान से अधिक होगा। अगर आसंजक बल का मान सहसंजक बल के मान से अधिक होगा तो जो द्रव है वो कांच को भिगो देगा। कहने का मतलब यह है कि जो पानी है वो कांच को भिगो देता है, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य लगने वाले आसंजक बल का मान सहसंजक बल के मान से ज्यादा होता है, इसलिए पानी कांच को भिगो देता है। लेकिन पारा जो होता है वो कांच को नहीं भिगो पाता है, क्योंकि पारे के अणुओं के मध्य लगने वाला सहसंजक बल का मान कांच के और पारे के अणुओं के मध्य लगने वाले आसंजक बल के मान से अधिक होता है सहसंजक बल का मान, इसलिए पारा कांच को नहीं भिगो पाता है। यदि कोई द्रव कांच को भिगो देगा तो वो ऊपर चढ़ जाएगा और नहीं भिगो पाएगा तो वो नीचे धस जाएगा। ये एक सिंपल से थोड़ी सी जानकारी थी। अब दिमाग में आता है पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव भी एक प्रकार का आकर्षण बल है जो द्रवों के अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंजक बल के मान के कारण ही होता है। क्योंकि द्रव और द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाला जो सहसंजक बल है उसके कारण कण पास पास आते हैं, उसके कारण ही पृष्ठ तनाव संभव है। तो अगर अपन ये कहें भाई पृष्ठ तनाव है क्या, पृष्ठ तनाव एक बल है जो द्रव को न्यूनतम आकार देने का प्रयास करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो पृष्ठ तनाव के लिए जो जिम्मेदार जो बल है वो है सहसंजक बल। या अगर अपन इसको गणित रूप में कहें कि भाई पृष्ठ तनाव क्या है, तो पृष्ठ तनाव एक बल है जो द्रव की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल होता है, वो पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि पृष्ठ तनाव बराबर बल अपॉन लंबाई। या अंग्रेजी में लिखूंगा तो T बराबर, अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो T बराबर F अपॉन L, T बराबर F अपॉन L। जो F है बल, इसका तो मात्रक होता है न्यूटन, और जो लंबाई है इसका मात्रक होता है मीटर। इसलिए दोस्तों याद रखना कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। कोई अगर आपसे पूछे कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, तो जो पृष्ठ तनाव है यानी जो सरफेस टेंशन है, इसके अगर हम मात्रक की बात करें तो पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति वर्ग मीटर होता है।
जूल प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि भैया पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति वर्ग मीटर होता है। अब अपन नॉर्मल में कहते हैं पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, तो पृष्ठ तनाव पदार्थ का वह गुण है जो उसके फैलने का विरोध करता है। जिस बल से विरोध करता है उसे पृष्ठ तनाव बल कहते हैं, जिसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति वर्ग मीटर होता है। यहां तक कोई दिक्कत? पृष्ठ तनाव किसकी वजह से संभव हो पाता है, सहसंगक बल की वजह से संभव हो पाता है। ठीक है, आगे चल के अगर अपन पृष्ठ तनाव के उदाहरणों की बात करें, एग्जांपल्स की, जो एग्जाम आते हैं तो बड़े ध्यान से सुनेंगे। वर्षा की बूंदों का गोल होना, वर्षा की बूंदों का गोल होना पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। इसके अलावा साबुन के बुलबुलों का गोल होना पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। इसके अलावा ओस की बूंदों का गोल होना पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। इसके अलावा हमारे पास और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर अपन आगे चल के बात करें, शेविंग ब्रश में बालों का चिपक जाना भी पृष्ठ तनाव के कारण ही संभव हो पाता है, क्योंकि जो सहसंजक बल लगता है पानी कणों के मध्य, और जो आसंजक बल लगता है पानी और ब्रश कणों के मध्य, उस आसंजक बल का मान सहसंजक बल से ज्यादा होता है तो वो चिपक जाते हैं। इसके अलावा अगर आगे चल के बात करें, छोटे जो सिक्के हैं या ब्लेड है, वो जो पानी पर तैरती है, उस तैरने का प्रमुख कारण पृष्ठ तनाव ही होता है। गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, इसलिए गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना पृष्ठ तनाव का ही उदाहरण है। दोस्तों, गर्म चीज होगी उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, आयतन ज्यादा होगा, घनत्व कम होगा, इसलिए जो सूप है, गर्म सूप, वो जीभ पर आसानी से फैल जाता है तो स्वादिष्ट लगता है। तो याद रखना, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है, और जो सूप ठंडा हो जाता है कण पास आने लग जाते हैं, पास जो कण आने लग जाते हैं तो दोस्तों वो स्वादहीन हो जाता है, कम स्वादिष्ट लगता है, यह लगता ही नहीं। तो कहते हैं कि तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का मान घटता है, और क्रांतिक ताप पर तो पृष्ठ तनाव का मान शून्य हो जाता है। तो याद रखना, पृष्ठ तनाव का मान तापमान पर भी निर्भर करता है। तो गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाला पहला कारक तो तापमान ही हो गया। तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाता है, और तापमान घटाने पर पृष्ठ तनाव का मान अधिक हो जाता है। अगर हम द्रव के अंदर कुछ ऐसा पदार्थ डालें जो आसानी से घुल जाता है तो पृष्ठ तनाव का मान बढ़ जाता है, और ऐसा कोई द्रव डालें कि जिसको कम घुल पाता है, नहीं घुल पाता है, तो पृष्ठ तनाव का मान घट जाता है। जैसे पानी के अंदर अगर आप चीनी डालोगे तो पृष्ठ तनाव का मान बढ़ जाएगा। पानी के अंदर अगर आप बात करें सरफ वगैरह ये चीज डालोगे तो पृष्ठ तनाव का मान थोड़ा घट जाएगा, और जो बूंद का जो आकार है, साबुन के बुलबुलों का आकार बड़ा हो जाएगा सरफ डालने से, ये चीज है। तो अगर आप पानी में सरफ डालोगे तो पृष्ठ तनाव का मान थोड़ा घट जाएगा। तो जो मैल जो साफ होता है, साबुन और सरफ जो मैल को साफ करता है, वो क्या करते हैं, पृष्ठ तनाव को कम करते हैं, जिससे पानी आसानी से गंदगी में प्रवेश कर जाता है। तो ये थोड़ा सा पृष्ठ तनाव के बारे में था। इसके अलावा आगे चल के अगर हम बात करें पृष्ठ तनाव की, तो पृष्ठ तनाव प्रमुखतः द्रव या लिक्विड का ही गुण होता है। पृष्ठ तनाव जो गुण है वो ठोसों का या गैसों में पृष्ठ तनाव का गुण नहीं पाया जाता। क्वेश्चन आता है पृष्ठ तनाव गुण है ठोस का, द्रव का, गैस का या सभी का। तो ध्यान रखना दोस्तों, पृष्ठ तनाव जो केवल गुण है वो केवल लिक्विड का है, द्रव का गुण है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो पृष्ठ तनाव क्वेश्चन जो अभी तक आया भैया 3-4 आए।
पहला क्वेश्चन तो ये पृष्ठ तनाव का मात्रक है, तो न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति वर्ग मीटर। दूसरा क्वेश्चन जो कई बार आ चुका है, वर्षा की बूंदों का गोल होना, उसकी बूंदों का गोल होना, सावन के बुलबुलों का गोल होना उदाहरण है, पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। सेविंग ब्रश का चिपक जाना उदाहरण है, पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना उदाहरण है, पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। इसके अलावा छोटे सिक्के का पानी पर तैरना, ब्लेड का पानी पर तैरना किसका उदाहरण है, पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। तो ये जो एग्जाम्पल थे पृष्ठ तनाव के, पृष्ठ तनाव सहसंयोजक बल के मान पर निर्भर करता है। सहसंयोजक बल एक प्रकार का आकर्षण बल होता है, तो इसकी हमने इसमें चर्चा की। आगे चल के अगर हम आगे बात करें तो अगला जो गुण है पदार्थों का वो है केशिकात्व, या द्रवों का अगला जो गुण है कौन सा बोलो भैया, केशिकात्व। केशिकात्व या कैपिलरी सिस्टम। केशिकात्व क्या कहता है, द्रव का ऊपर की ओर चढ़ना तथा नीचे की ओर उतरना केशिकात्व कहलाता है। केशिकात्व भी द्रव का या लिक्विड्स का गुण होता है। तो भैया ये द्रव का ऊपर की ओर चढ़ना नीचे को उतरना केशिकात्व कहलाता है। अब हम केशिकात्व के उदाहरणों की बात करें तो बड़े एग्जाम अच्छे उदाहरण है। डिबिया या लैंटर्न में केरोसिन का ऊपर की ओर चढ़ना केशिकात्व का उदाहरण है। इसके अलावा अगर हम बात करें जड़ों से पानी का पत्तियों तक पहुंचना केशिकात्व का उदाहरण है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कागज द्वारा स्याही को सोख लेना भी केशिकात्व का उदाहरण है। क्योंकि छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कागज होते हैं ना, वॉल्टिंग वॉल पेंटिंग अपन करते हैं ना कागज पर, तो वो जो होता है ना उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं तो वो सोख लेता है, वो केशिकात्व का उदाहरण है। इसके अलावा बेस्ट एग्जांपल, वर्षा होने के तुरंत बाद किसान खेतों को क्यों जोतते हैं। तो दोस्तों जब बरसात होती है तो बरसात होने के बाद आपने कभी महसूस किया हो तो खेतों में छोटी छोटी बारीक बारीक सी दरारें हो जाती हैं, इन दरारों को कहते हैं केश नली। तो पानी जो होता है इन केश नली से अंदर चला जाता है। जब बरसात बंद हो जाती है तो ये पानी क्या है, केश नली द्रव का गुण होता है ऊपर की ओर चढ़ना, तो द्रव क्या है वो केशिकात्व के कारण द्रव ऊपर चढ़ता है, तो पानी ये जो वाष्पन को उड़ जाता है, खेत के अंदर की नमी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो क्या करते हैं केश नलियों को, जो छोटी छोटी केश नली जो खेत के अंदर बनी है, ये ऐसी दरारें छोटी छोटी दरारें ये जिनके अंदर पानी गया है, अब इनको जोत देते तो केश नली टूट जाती है। जब ये केश नली टूट जाएंगी तो उसके बाद इसके बचाव और पाटा या मेज कर देते हैं और खेतों के अंदर बरकरार नमी बनी रहती है। तो क्वेश्चन याद आया भाई, किसान वर्षा होने वाले किसान खेतों क्यों जोतते हैं, तो सही आंसर होगा जिससे कि उसके खेत में बनी केश नली टूट जाए। केश नली वास्तव में छोटी नली होती है, छोटी नली को बोलते हैं केश नली। केश को होता है बाल, तो छोटी नली मतलब केश नली। तो ये जो केश नली होती है इसमें द्रव का ऊपर की ओर चढ़ना और नीचे को उतरना ही क्या कहलाता है, बोलो केशिकात्व कहलाता है या कैपिलरी सिस्टम कहलाता है। तो द्रव जिस बल से चढ़ता है या उतरता है उसे केशिका बल कहते हैं। यही बात समझ। तो आप दोस्तों इतना सा ध्यान रखना विशेष तौर पर कि द्रव का केरोसिन का लालटेन और डिबिया में ऊपर की ओर चढ़ना, पानी का पत्तियों तक पहुंचना किसका उदाहरण है, बोलो भैया केशिकात्व का उदाहरण है। तो ये भैया हमारे पदार्थों के कुछ गुण थे। इसमें एक लास्ट गुण और रह रहा है, उसकी और हम चर्चा करते हैं घुलनशीलता। वैसे तो खास इंपॉर्टेंट गुण नहीं, लेकिन फिर भी छोटा सा हम बात करते हैं घुलनशीलता या सॉल्युबिलिटी। तो देखो घुलनशीलता को समझने के लिए तीन चीज हमारे पास, एक तो अविलयन, एक विलायक और जब ये मिल जाएंगे तो विलयन। तो देखो विलयन प्लस विलायक बराबर क्या बोलो भैया, विलयन। विलय विलायक और विलयन। तो देखो विलय क्या होता है, जिसकी अल्प मात्रा होती है उसे विलय कहते हैं, या जिसे घोला जाता है वो विलय कहलाता है। विलायक विलायक जिसमें घोला जाता है वो विलायक कहलाता है। और दोनों को मिला दें तो विलयन। जैसे चीनी का जलीय विलयन में चीनी क्या है, तो चीनी तो हो गई विलय, पानी हो गया विलायक और दोनों मिलकर बन गए विलयन। जैसे नमक का जलीय विलयन में नमक तो हो गया विलय, पानी हो गया विलायक, दोनों बन गए विलयन।
तो विलय प्लस विलय क्या कहलाता है बोलो? विलयन कहलाता है। तो घुलनशीलता पदार्थ का वह गुण है जिस कारण पदार्थ एक दूसरे में घुल जाते हैं। घुलनशीलता वास्तव में दो प्रकार की होती है, एक तो अकार्बनिक पदार्थों में घुलनशीलता और दूसरी बोलो भैया कार्बनिक पदार्थों में घुलनशीलता। तो पहली तो है अकार्बनिक पदार्थों में घुलनशीलता, अकार्बनिक पदार्थों में घुलनशीलता। दूसरी क्या बोलो? कार्बनिक पदार्थों में घुलनशीलता। वे पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता वही अकार्बनिक पदार्थ, और वे पदार्थ जिनमें कार्बन पाया जाता है वो कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। तो जो अकार्बनिक पदार्थों में घुलनशीलता, सामान्यतः सभी अकार्बनिक अशुद्धियां पानी में घुल जाती है। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी एक सार्वत्रिक विलायक है, अधिकांश अकार्बनिक अशुद्धियां पानी में घुल जाती हैं। और जो कार्बनिक अशुद्धियां होती हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है वो भैया पानी में नहीं घुल पाती, तो उन्हें घोलने के लिए तारपीन का तेल, पेट्रोल, डीजल का उपयोग किया जाता है, सामान को घोलता है। जैसे मिट्टी होती है रेत, तो रेत तो भैया ऐसा ही होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो मिट्टी तो पानी में घुल जाएगी और इसमें कार्बन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तेल की, ग्रीस की, तो भाई पानी में नहीं घुलेगा, उसे घोलने के लिए तो तारपीन का तेल ही काम में लिया जाएगा। तो अकार्बनिक पदार्थ सामान्य सभी पानी में घुल जाती है, कार्बनिक अशुद्धियां सामान्यतः ईथर में, पेट्रोल में या तारपीन के तेल में घुल जाती है। तो ये इस तरीके से हमारे एक घुलनशीलता हुई। तो यहां तक कोई दिक्कत दोस्तों? तो ये हमारा एक टॉपिक सिंपल सा समाप्त हुआ, पदार्थों के गुण। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पदार्थ के सबसे छोटे कण परमाणु से हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। परमाणु की चर्चा करेंगे, परमाणु की खोज किसने की, परमाणु के मूलभूत कणों की हम चर्चा करेंगे और धीरे धीरे तत्व से हम आगे चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।